राहते जाने सुल्तान हर दो सरा, नूर चश्मे हबीबे खुदा, जिगर पाराए मुस्तफ़ा, कोहे सब्रो रज़ा, जाने शर्मो हया, पर तो एक कामिले जलवाए मुस्तफ़ा, गंजे हिल्म वफ़ा, उम्मे हसनैन व ज़ौजाए मुर्तज़ा, जिसकी इस्मत का हूरों में है तस्करा, नूर कंदील काशानाए मुस्तफ़ा, खैरुन्निसा, नूर ऐने शहनशाह हर दो सरा, वो रिदा जिसकी तदहीर अल्लाह रे, जिसका आंचल न देखा मेहर माह ने, नूर के जिस पे नूरानी नक्शे बने, जिसकी तकदीस के अर्श पर जमजमे, जिसकी दहलीज पर अर्श आज़म झुके, हूरे लाई जहेज उसका फिरदौस से, जन्नत में होते हैं जिसके तस्करे, सादका सालिहा आलिमा कामला साबरा आबदा जाहिदा साजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा, जो ख्वातीने आलम में है आलिया, आज उनका यौम विलादत है, जिनके वालिद अंबिया के सरदार और वो रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत, मलिकतुल अरब की शहजादी, जिनके शौहर वलियों के सरदार, जिनके बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, जो खुद जन्नत की औरतों की सरदार ठहरी, सरदाराने जन्नत की जन्नत बतूल ज़हरा के इल्मो अदब के मकाम का ये आलम है कि उनके शौहर अली उल मुर्तज़ा ने सारी ज़िंदगी ये कोशिश की कि वो सलाम करने में पहल करें, लेकिन सारी ज़िंदगी हज़रत फ़ातिमा ने पहल की। ये कायनात की वो शख्सियत हैं कि जिनके लिए वजूहे तख्लीक़े कायनात अपनी नशस्त से खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते, अपनी मसनद पर बिठाते। नबी करीम के यहाँ उनका मकाम ये था कि मदीने से निकलकर जब कहीं जाते तो आखिरी मुलाकात फ़ातिमा से और वापसी पर पहली मुलाकात फ़ातिमा से करते। नबी करीम जब दुनिया से रुखसत हो गए तो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी अमल को दोहराते। किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? फरमाते हैं ये मेरे नबी की सुन्नत है जिसे उनके बाद मैं ज़िंदा रखे हुए हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मोहम्मद को पैदा करने वाले रब की कसम, मुझे मोहम्मद के बाद सारी कायनात में सबसे अफजल फ़ातिमा है। हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह से बहुत मुशाबहत रखती थी, चाल ढाल नशस्त व बर्खास्त में हूबहू अपने वालिद का अक्स थी। दुनिया और आसमान की सबसे पावरफुल शख्सियत की बेटी की इज्जो इनकिसारी, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उनकी ज़िंदगी न सिर्फ ख़वातीन बल्कि ख़वातीन इस्लाम बल्कि ख़वातीन आलम के लिए आइडियल है। फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के तमाम मराहिल, बचपन, जवानी, शादी, शौहर, खानादारी, इबादत, परवरिश, औलाद, खिदमत और आज़ा व अक़रबा से मोहब्बत, इन सब में हमारे लिए काबिल तक़लीद नमूना मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा कराम और अहले बैत व अतहार के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ किरण नाज़। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। 22 साल स्ट्रगल करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा और मकरूज किया, अल्लाह के सामने करता हूँ कि इनको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क का दिवालिया निकाला है। इक़्तिदार में आया इसलिए था कि मैं इन चोरों और लुटेरों का एहतसाब करना था। मुझे जानते नहीं है, मुझे तो चैलेंज लेके मजा आता है। सब इकट्ठे हो जाओ, एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। शहबाज शरीफ और इनका खानदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस। चाचू ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। टीटी वाला काम तो शहबाज शरीफ खानदान ने बड़ा लेट आके शुरू किया। पहले इसके जो जद्दे अमजद थे वो इसहाक डार और नवाज शरीफ वगैरह ही। ब्रॉडशीट की भी जो जितनी इन्वेस्टिगेशन हैं उसमें बार बार नाम यही निकलेंगे, क्योंकि पूरे पीडीएम के नाम आ रहे हैं उसके अंदर। ख्वाजा आसिफ के केस में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तमाम असासों का कोई मनी ट्रेल नहीं। शाहजाद अकबर साहब ने रिज़ाइन दिया है, वो पहले भी कुछ अरसे से जो है वो सुनने में आ रहा था कि वो रिज़ाइन जो है वो देना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट ही नाज़रीन एहतिसाब के नाम पर मिला, लूटी हुई दौलत वापस लाने के नारों पर मिला, चोरों को पकड़कर जेल में डालने, ताकतवर और गरीब के लिए एक ही कानून के नारों पर मिला। लेकिन 3.5 साल गुजर जाने के बावजूद हुकूमत 1 रुपए की भी वसूली नहीं कर सकी है। और बिलाखिर आज वज़ीर आज़म के मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ऑपोजिशन का एहतिसाब न कर पाने पर मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अब समा तो ये खबर पहले ही दे चुका था ना अपने नाज़रीन को कि वज़ीर आज़म मुशीर एहतिसाब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा तलब किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान शरीफ ख़ानदान के मुक़द्दमात में नताइज चाहते हैं। एसेट रिकवरी यूनिट कोई लूटी हुई रकम बरामद नहीं कर सका। जिसने कौमी ख़जाने से लूटे हुए पैसे को वापस लाना था उसने उल्टा तहकीकात की आड़ में करोड़ों रुपए उड़ा दिए हैं।
एसेट रिकवरी यूनिट पर 9 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम वज़ीर आज़म के करीबी साथी जहांगीर तरीन, जुल्फी बुखारी की वज़ीर आज़म से दूरी का सबब भी शहजाद अकबर साहब को ही कहा जाता है। आज जब मेरी जहांगीर तरीन साहब के करीबी साथी राजा रियाज साहब से बात हुई है तो उन्होंने भी शहजाद अकबर के इस्तीफे पर बड़ी खुशी का इजहार किया है। शहजाद अकबर पर ब्रॉडशीट के मामले में कमीशन तलब करने का इल्ज़ाम भी लगा है। शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी के केसेस में पेशरफ न होने पर कल वज़ीर आज़म भी बेजार नजर आए। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं हैं, हाथ नहीं मिलाते। मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। वज़ीर आज़म के कल के बयान के बाद से कहा जा रहा है नाज़रीन कि हुकूमत के लिए हालात अच्छे नहीं लगते। जो वज़ीर आज़म कहते थे कि हुकूमत में आने के बाद किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज वही वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अगर हुकूमत से चले गए तो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। मैं वाज़ेह करता हूँ, ये चोर नहीं है, ये डाकू है, ये डाकू है। मैं पॉलिटिक्स में आया इनके खिलाफ था। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आज आ रहे हैं तो कभी कोई बेरोजगार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट को, कभी कोई कुछ कहता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी अंजाम में वो बहुत करीब है। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ, ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला आया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी, ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अब्बास शबीर ही मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो एक हफ्ता पहले ही ये खबर समा टीवी पर ब्रेक कर चुके थे, जिसको तमाम ही हुकूमत के लोगों ने इसको मना किया, तरदीद की इसकी, लेकिन अब ये खबर आ गई है सामने। अब्बास बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हुकूमत के जो अफराद थे वो मानने को तैयार ही नहीं थे ना, अब तो ये बात आ गई है सामने। अब ये बताइए कि वज़ीर आज़म शरीफ ख़ानदान के एहतिसाब ना करने पर तो शहजाद अकबर से खुश नहीं थे, लेकिन क्या इनसे इन 3 सालों में जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं इस पर भी सवाल हुआ है? देखें किरण, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जो लेटेस्ट अपडेट है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने शहजाद अकबर ने जो इस्तीफ़ा दिया था वो कबूल कर लिया, लेकिन मेरे ज़राए ये कहते हैं कि शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा लिया गया है। आज 2 बार वो वज़ीर आज़म हाउस आए हैं, काफ़ी कोशिश की कि वो बच जाएं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो एहतिसाब का अमल था और जो उनकी परफॉर्मेंस थे उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वक्तन फ़वक्तन वो इस चीज़ का इजहार करते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो लिमिट क्रॉस हो गई थी और अब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये टाइम है कि चूँकि अब 1.5-2 साल रह गए और जो एहतिसाब का मैनिफेस्टो था और एहतिसाब का जो नारा था, आपने अपने ओपनिंग प्रोग्राम में भी ये सुनाया कि जिस तरीके से कल उन्होंने जो लाइव टेलीफोन कॉल्स थी उसमें भी किस तरीके से इजहार किया, और उनके रिजर्वेशंस थे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, शहबाज शरीफ के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो रही। FIA जो है वो शहजाद अकबर के अंडर था, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बैकग्राउंड में आजान हो रही है तो इसका एहतराम करते हुए अब आपको थोड़ा सा, हैदर वहीद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। सर, वजीर आजम साहब नाराज हैं, नाखुश दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, करप्शन केसेस में हैदर साहब 1 रुपए की भी, 1 ढेले की भी रिकवरी ना होना, ये शहजाद अकबर साहब कसूरवार है कि हमारा निज़ाम ही ऐसा है कि कोई भी हो ये होने ही नहीं वाला? लेकिन कल वज़ीर आज़म ने जो है काफ़ी अदलिया के हवाले से बातें की, जिसमें एहतिसाब और एहतिसाब का अमल भी शामिल था, और टैक्स की रिकवरीज और रेगुलेटर्स के हवाले से भी बहुत सारी बातें थीं। अब ये कहना तो बड़ा आसान है कि अदलिया जो है और जो जुडिशल सिस्टम है वो क्लॉग्ड है, और एक हद तक क्योंकि ये बात दुरुस्त है तो ये कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह से प्रोसिक्यूट किए जाते हैं केसेस, और जितने जितने विटनेसेस को गैर ज़रूरी जो है शामिल किया जाता है, शामिल तफ्तीश किया जाता है, गैर ज़रूरी तौर पे जो है इल्तवा जो है वो हासिल की जाती है, और अगर आगे से एडजमेंट्स ली जाएं तो उनको अपोज सही तरह नहीं किया जाता। जो लेवल ऑफ एडवोकेसी और तफ्तीश है नैब की, वो मेरे ख्याल से वो अक्कासी करती है उनकी लैक ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से। और फिर ये ना भूलें कि जो सफ़े अव्वल की बात है कि जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो एट फ्रंट एंड सेंटर होगा किसी भी एहतिसाब का, तो चाहे करप्शन हुई भी हो
वो फिर साफ और शफाफ तरीके से बात आगे उस तरह बढ़ती नहीं है जब आप पिक एंड चूज के अमल के थ्रू जो है वो एहतसाब की कोशिश करते हैं। तो ये कहना कि कोई जुडिशियल सिस्टम इज ओनली टू ब्लेम फॉर दिस, तो मेरे ख्याल से ये बात लेकिन हैदर साहब, अब जो मेरे पास खबर आ रही है ना, मैं जरा उसकी तफसील ले लूं, उस पर आप ज्यादा कर सकेंगे, क्योंकि वजीर आजम साहब ने पार्टी तर्जुमान के इजलास में शहजाद अकबर साहब के लिए कहा कि वो डिलीवर नहीं कर सके। शहजाद अकबर किसी और काम के थे, उनका काम कुछ और था। उनका काम क्या था? क्या ये बात क्लियर की है वजीर आजम साहब ने? अब्बास शबीर, जरा बताइएगा, ये तो बड़ी बात की है वजीर आजम साहब ने। अब्बास शबीर, देखें, आज तर्जुमानों की मीटिंग में बड़ी मुख्तसर सी बात की जब किसी वजीर की तरफ से ये सवाल हुआ कि शहजाद अकबर के इस्तीफे की बात आई है तो इसका क्या रिस्पॉन्ड करना है, जिस पर वजीर आजम ने बड़ा इनफॉर्मल सा कहा कि वो डिलीवर नहीं कर सके, वो किसी और काम के लिए थे, लेकिन काम कुछ और हो गया। उन्होंने बात जो है वो ज़्यादा नहीं की, बस गुरेज किया, बात करने से बड़ी मुख्तसर सी उन्होंने बात की। ये वक्तन फ़वक्तन प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये कह चुके हैं कि जो डिलीवरी शहजाद अकबर की तरफ से कहा गया था और जिस तरीके से वो प्रेजेंटेशन देते थे और जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते थे, वो डिलीवरी जो है वो शहजाद अकबर नहीं दे सके। जो आखिरी मीटिंग जिसमें हमने भी जिस मीटिंग को कोट करके ख़बर दी थी कि उसमें वज़ीर आज़म ने नाराज़गी का इजहार किया था कि ओपन एंड शट केसेस जो हैं वो अदम पैरवी की वजह से वो सही सिम पर नहीं जा रहे, बहुत से मसाइल हैं। फिर किरण वही बात आ जाती है कि बातें करने को तो बहुत हैं, आप अपोजिशन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, अरबों करोड़ों के दावे करते हैं, फिर आपने शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन साहब इन्वॉल्व हुए, वो आप ही की हुकूमत के अंदर हुआ, उसका सारा मलबा, जैसा आपने कहा राजा रियाज से बात हुई है, हमारी भी कई ऑफिशियल से बात हुई है, उन्होंने भी इसका मलबा शहजाद अकबर के ऊपर ही डाला। लेकिन ये बात बड़ी हैरान कौन है, आगाज से शहजाद अकबर साहब वज़ीर आज़म के साथ मौजूद हैं और अब जाकर पार्टी तर्जुमानों को बता रहे हैं कि वो किसी और काम के लिए थे। ये बड़ी हैरान कौन बात है। हैदर वहीद साहब, ये जो पीटीआई एहतसाब का नारा, एहतसाब का बयानिया, इसको धचका लगेगा सर इस बात से? आगाज से उन्होंने अपने साथ रखा, कहा ये तक कहा कि 100 बड़ी मछलियां पकड़ ली हैं, इधर उधर मुल्कों में उनके लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, मुल्क की लूटी हुई दौलत पड़ी हुई है, और अब जब हुकूमत का वक्त बढ़ रहा है, वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो मुशीर एहतसाब किसी और काम के थे, उनको कोई और काम दिया हुआ था। हैदर साहब देखें, ये जो आपने बात की ना कि अब जबकि हुकूमत इख्तिताम पे है, आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखने की ये है कि कल खान साहब जो हैं वो इतने गुस्सा और इतने मायूस जो है वो एहतसाब के अमल से एकदम से कैसे नजर आए। ठीक है, 3.5 साल से वो बार बार यही बात करते हैं, लेकिन इस गुस्से और इस फ्रस्ट्रेशन के साथ और इस फोकस के साथ जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खासकर दिखाया, वो अक्कासी इस चीज की करता है कि जो हमने पिछले कुछ अरसे से अब हम जो है वो सेम पेज के फटने के कॉन्सिक्वेंसेस की बातें करते हैं, और जो रूमर्स हम सुनते हैं, जो कि जाहिर है कि रूमर्स की हद तक ही उन्हें लिया जा सकता है अब तक, लेकिन खान साहब ने कल आके उन रूमर्स जो है उस पर तकरीबन ठप्पा लगा एंडोर्स कर दिया, क्योंकि जिस तरह परेशानी उन्होंने दिखाई कल और जिस तरह का फोकस उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पे दिखाया और जिस तरह का फोकस उन्होंने एहतसाब के अमल के फेल होने पे एक्सक्यूजेस देने के हवाले से दिखाया, ये सारी चीजें जो है वो इशारा कम से कम इसी तरफ करती हैं कि ये जो रूमर्स थे और महज रूमर्स ही थे कि उनको उनके इक़्तिदार हो, और उस तरह की सारा उस तरफ किया जैसे रियल समझते हैं और शायद उसका दबाव महसूस कर रहे हैं। सही सर, साथ ही मौजूद रहिए मेरे एहसन इकबाल साहब भी। जी हैदर साहब, आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। शहजाद इकबाल साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। सर, शहजाद अकबर के इस्तीफे की वजह भी मुस्लिम लीग नून ही बनी है, वजीर आजम एहतसाब ना होने पर नाराज थे। सर, मैं समझता हूँ कि उनका ये इस्तीफा इस बात का सबूत है कि 4 साल तकरीबन इन्होंने झूठे केसेस ऑपोजिशन के ऊपर बनाए और उस झूठ को सच्चा साबित करने के लिए हर तरह का जबर भी इस्तेमाल किया। सरकारी अफसरों को डराया गया, धमकाया गया, नैब के काले कानून को इस्तेमाल किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कोई बदउनवानी का केस ये कौम के सामने पेश नहीं कर सके। और मैंने बार बार कहा कि हमने 3200 अरब रुपए का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया है, उसमें से आप 32 पैसे की जाती करप्शन या माली फायदा साबित करें तो हम कौमी मुजरिम होंगे। लेकिन इन्होंने सिर्फ किरदार कुशी के लिए एहतसाब के नारे को इस्तेमाल किया
और अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते रहे। और मेरा ख्याल है कि यही इस बात का सबूत है कि बिलाखिर वो झूठ जो है उसको शिकस्त हुई और उन्हें इस्तीफे पे मजबूर होना पड़ा। एहसन इकबाल साहब, अगर शहजाद अकबर साहब ने सरकारी अफसरान को धमकाया या ऑपोजिशन को बदनाम किया तो क्या अब नून लीग उन्हें अदालत लेकर जाएगी? देखिए, जब ये हुकूमत जाएगी तो आप देखेंगे कि कितने करप्शन के केसेस इस हुकूमत के मंजर आम पर आएंगे। शुगर माफिया ने किस तरह अरबों रुपए कमाए, आटा माफिया ने किस तरह अरबों रुपए कमाए, फार्मा दवाइयों के स्कैंडल में किस तरह अरबों रुपए कमाए गए, BRT में किस तरह अरबों रुपए कमाए गए, इसी तरह डॉलर माफिया ने किस तरह रुपया कमाया। ये तो जिस दिन खान साहब जाएंगे तो सब पता चलेगा कि ये माफिया खान साहब की छतरी के नीचे दोनों हाथों से आवाम को लूट रहे थे और जिसने भी लूट मार की है उनका सही शफाफ एहतसाब होगा। उस तरह का नहीं होगा जैसे खान साहब हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते रहे। एहसन साहब, जो आप बात कर रहे हैं सर, अगर आपके पास सबूत है तो फिर इंतजार किस बात का है? अदालत से क्यों रुजू नहीं कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त वो हुकूमत के अंदर हैं और वो जो शवाहिद हैं उनको मिटा सकते हैं। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर इमरान खान साहब मुलजिम साबित हो चुके हैं, मुजरिम बल्कि साबित हो चुके हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपने अकाउंट्स को छुपाया था, उसमें बदनवानी साबित हो चुकी है। अब वो इसीलिए गवर्नर स्टेट बैंक के आगे आंखें नीचे करके उनकी तमाम शराइत मान रहे हैं क्योंकि उनकी मनी ट्रेल स्टेट बैंक के जरिए ही पकड़ी जाएगी। तो हमें ये खदशा है कि इनके सरकारी मनसबों पर बैठा रहना एहतसाब के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है और ये शवाहिद को मिटाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इकबाल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। हैदर वहीद साहब, वजीर आजम साहब के कल के खिताब के हवाले से हम बात कर रहे थे। वैसे इकबाल साहब से पहले तो सर ज़रा ऐसी कोई कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आप कह रहे थे कि जो रूमर्स एक सफ़े के रूमर्स चलती रही हैं उसको वजीर आजम साहब की गुफ्तगू ने कल इंडोर्स किया है। तो सर, सदारती निज़ाम के हवाले से या इमरजेंसी के हवाले से वजीर आजम ने इस तरह की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। क्या समझते हैं आप, क्या आपको ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है सर? सदारती निज़ाम और ये चीजें तो बहुत दूर की बात है। अभी तो वो अपने सर्वाइवल की बात हो रही है उनके। अभी तो इस चीज की बात हो रही है कि अदम एतमाद का जो है मोशन, वो क्या महज एक सियासी पार्टीज के दिमाग की इख्तरा है या इसके पीछे जो है जो जरूरत होती है जिन दवा और दुआ की वो सब भी शामिल है या नहीं। अभी तो देखेंगे बाकी सारी बातें जो है ना ये बहुत ट्रिवियल है। शहजाद अकबर, ये तो कॉन्सिक्वेंसेस सिम्टोमेटिक बातें हैं। असल जो मसला है वो ये है कि कल खान साहब ने अपनी स्पीच में मेरे ख्याल से बहुत जोर से ये बताया कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो अपने अज़ाइम में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। उस फेलियर का वो इल्ज़ाम और ब्लेम कह लें या एक्सक्यूज़ेस कह लें, वो उन्होंने दीगर इदारों पे डाले, मीडिया के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से। तो जब इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं ना किरण, तो फिर अंदाज़ा कम से कम पाकिस्तान की तारीख देख के यही होता है कि शायद खान साहब पे जो के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, शायद ये दबाव फिर दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने तो दबाव का उस तरह से अक्कासी कल कर दी जो कि कोई और तो वजाहत कर ही नहीं सकता था। मैसेज किसके लिए था वैसे? देखें, बिल्कुल साफ बात है कि PML नून के हवाले से तो वो सड़क पे 10 साल से हैं। वो तो कोई नई बात नहीं होती कि वो उनको किसी को थ्रेटन करना कि PML नून मैं सड़क पे आ जाऊंगा तो तुम शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ये तो वो 10 साल से कह रहे हैं उनके हवाले से। ये पैगाम जो है PML नून के हवाले से मुझे नहीं नजर आया। जो मेरी नाक़िस राय में और जो मैं समझ सका हूँ, ये पैगाम तो जाहिर है ये उन्हीं लोगों के हवाले से हो सकता है जो उनको निकालना चाहते हैं, जिसमें PML नून जो है शामिल तो जरूर होगी, लेकिन मेरे ख्याल से जो एक होता है ना कि एक्चुअल रीजन उनके निकलने का, वो मेरा नहीं ख्याल कि PML नून बन रही है। PML नून एक बहुत ही नेसेसरी पार्टी है इस गेम में, लेकिन ये गेम जो है वो उस सेम पेज के फटने से शुरू हुई है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई और वजह जो है वो नजर आती है। बट ये देखें, ये मफरूजे थे, ये रूमर्स थे, इनके बारे में बात नहीं। वजीर आजम साहब हमेशा हुकूमत जाने की बातों को शोशा कहते रहे हैं, लेकिन कल बयान के वजीर आजम के लिए ये सिचुएशन हो गई कि उनको धमकी देनी पड़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जाने बढ़ रही हूँ। PIA के हवाले से खबर है मेरे पास, एक और फ़िज़ाई मेज़बान बैरून मुल्क गया और गायब हो गया। स्टीवर्ट वक़ार अहमद जदून इस्लामाबाद से परवाज़ PK 781 से टोरंटो गए और परसों रात तक अमले के साथ होटल में मौजूद थे, लेकिन जब वो वापसी की फ़्लाइट पर नहीं पहुंचे तो हुक्काम को उनके लापता होने का पता चला।
गो कि PIA वक़ार जदून के खिलाफ कार्रवाई, मुलाजमत से फारिग और वाजिबात जब्त करने का कह दिया है। लेकिन ये इस तरह का कोई पहला वाक़या तो है नहीं। लगातार 3 सालों से PIA स्टाफ के कनाडा में इस तरह से गायब होने के वाक़यात हो रहे हैं। नाज़रीन, साल 2021 और 20 में भी मजमूई तौर पर PIA अमले के 4 अफराद गायब हो गए थे। गालिब इम्कान यही है कि ये अफराद मुबैना तौर पर कनाडा में शरीयत लेने के लिए स्लिप हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए PIA ने गुज़िश्ता साल सख्त हिदायत जारी की थी। कहा गया था कि किसी भी फ़ज़ाई मेज़बान को होटल छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। होटल में उनकी कड़ी निगरानी होगी। बैरून मुल्क पहुँचते ही उनका पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर के पास रखा जाएगा और जो वतन वापसी पर कस्टम की कार्रवाई के बाद ही वापस कर दिया जाएगा। तो क्या उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, या नहीं जा सका, या ये इक़दाम भी नाकाम हो गए और कनाडा ही क्यों लापता फ़ज़ाई मेज़बानों का ठिकाना बनता जा रहा है? तर्जुमान PIA मौजूद है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ साहब। सर, सबसे पहले तो ये बता दें, वक़ार जदून गायब कैसे हुए, टोरंटो स्टेशन की इंक्वायरी में क्या सामने आया और उनकी फैमिली क्या क्या मौक़िफ़ दे रही है इस हवाले से? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपके जो दोनों सवाल हैं बहुत अपनी जगह के ऊपर वैलिड है। देखें, लास्ट टाइम मेरे ख्याल में आप ही के पास आके मैंने ये बात बोली कि हम कुछ ऐसे इक़दाम ले रहे हैं जिसकी वजह से हम ये सोच रहे हैं कि इसका सद्देबाब हो जाएगा, जिसके अंदर ये भी था कि हम उनका पासपोर्ट जो है वो जब्त करके रखेंगे, हम उनसे इंडेमनिटी फॉर्म भरवाया करेंगे, उनकी यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड दिया करेंगे, उनके किसी ऐसे रिश्तेदार से जो उनके बिहाफ के ऊपर श्योरिटी दे सके कि जी ये बंदा वहाँ पे जाके गायब नहीं होगा। डिस्पाइट ऑल दैट ये वाकया कल दोबारा पेश आया और परसों तक वो क्रू जो था और बाकी अपने क्रू के साथ था, बिल्कुल कांटेक्ट में था, उनके साथ खाने पीने के ऊपर भी था। लेकिन जब फ्लाइट से पहले जब उनको चेक किया गया तो वो अपने कमरे के अंदर नहीं थे। उनका पासपोर्ट अभी भी हमारे पास मौजूद है, उनका श्योरिटी बॉन्ड भी हमारे पास मौजूद है और जो उनकी श्योरिटी जिन्होंने दी थी हम उनको ऑलरेडी हम उनसे रब्ता कर चुके हैं कि जी ये आप इसके ज़ामिन हैं। जहाँ तक आपने इस बात का सवाल किया कि जी कनाडा ही क्यों ऐसे तमाम क्रू का मसला है, उसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कनाडा सिर्फ दुनिया का वाहिद मुल्क ऐसा बचा है जो उनके बॉर्डर में आके अगर असाइलम क्लेम कर ले तो उसको डिपोर्ट नहीं करते। बाकी दुनिया के तमाम ममालिक ऐसे हैं जो कि असाइलम कभी भी आपको अपॉन अराइवल नहीं देते। वो कहते हैं कि असाइलम के केसेस आप अपने मुल्क से प्रोसेस करें और हमें लीगल रीजन बताएं कि क्यों आपको तो जदून साहब का केस भी यही लग रहा है कि उन्होंने फिर वहां पे असाइलम अप्लाई कर दिया। जी, बेसिकली यही है, बिकॉज कनाडा का लॉ ये कहता है कि जो लोग जान बचा के उनके पास आना चाहें या कोई ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से वो अपने मुल्कों से भाग रहे हो उसको वो डिपोर्ट नहीं करते, उसका असाइलम का केस सुनते और असाइलम का केस प्रोटेक्ट करते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला हफीज़ साहब, मुझे बताइए, गुज़िश्ता साल भी जनवरी के महीने में ही अमले के 2 अफराद इसी अंदाज में उसी मुल्क में ही गायब हो गए थे। तो क्या गुज़िश्ता 5 साल के आदाद शुमार दे सकते हैं आप हमें कि अमले के कितने अफराद अब तक बैरून मुल्क जाकर गायब हो चुके हैं? आपकी अपनी इंक्वायरी क्या है इस बारे में? कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? जिस तरह आपने पूरा बताया, पिछले 2.5 साल में 5 हैं और पिछले अगर 5 साल का डेटा निकालें तो ये 8 या 9 इनकी तादाद बन जाती है जो कि वहां पे जाके जिन्होंने या तो असाइलम अप्लाई किया या वहां से वो गायब हो गए। और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्वाइट फ्रैंकली ये इदारे के लिए भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट की सिचुएशन होती है जब इस तरह की कोई चीज होती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने बड़ी थॉरली वेटिंग की भी होती है तमाम ऐसे एम्प्लॉइज की जिनको आप स्पेशली कनाडा के रूट के ऊपर लगाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसे वाकयात होते हैं, वो वहाँ पे जाके बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के अंदर इसको छोड़ के भाग जाते हैं बगैर इस बात का परवाह किए हुए कि पीछे अपने मुल्क के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए और खास तौर पर उनके लिए जो कि उनके। अच्छा अब्दुल्ला हफीज़ साहब, हमारे पास जो आदाद शुमार आ रहे हैं जिसमें आप भी बता रहे हैं अब तक 2.5 साल में 8-9 अफराद के बारे में आप बता रहे हैं वहाँ जाकर स्लिप हो गए, तो ये सिर्फ PIA का ही अमला शौक रखता है कनाडा में शहरियत का, या प्राइवेट एयरलाइंस है उनका अमला भी इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस होता है, उनके भी आदाद शुमार आते हैं? कोई इत्तलात है आपके पास ऐसी? जी देखें, ये लकीली जब पिछली दफ़ा ये हुआ था तो मैंने उस टाइम पे ये आदाद निकाले थे। पिछले को 3 या 4 साल में 40-50 ऐसे क्रू हैं जो कि कनाडा के अंदर गायब हुए हैं। उनकी ज़्यादातर तादाद जो है वो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके क्रू से, जिसमें पाकिस्तान के भारतीय लोग भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, इवन बांग्लादेश के लोग भी उसके अंदर शामिल हैं, ईस्टर्न यूरोप के लोग भी शामिल हैं। बेसिकली तमाम उन मुल्कों के लोग हैं जो कि तरक्की पजीर हैं, वहाँ बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जाते हैं। ये इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की एक मज़मूम कोशिश कर रहे होते हैं, इनके लिए कोई कार्रवाई कानून में क्या है
कोई कार्रवाई हुई है आज तक? देखें, कार्रवाई इमीडिएटली क्रू के ऊपर तो ये होती है कि क्रू को नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं, उनके ऊपर जो उनके टर्मिनल बेनिफिट्स होते हैं वो सारे खत्म कर दिए जाते हैं, उनके वाजबात जो हैं वो रोक लिए जाते हैं। उसके अलावा तो आप जो बेस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप सिक्योरिटी वेटिंग करके या उनकी श्योरिटी बॉन्ड लगवा के या ऐसे लोगों को क्रू के भेजें जिसकी कंपैरेटिवली साख बहुत ज्यादा अच्छी हो। और ये चीज पिछले 1 साल से हो रहा था। इवन जो क्रू गया इसके ऊपर भी कोई ऐसा जिस तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं था, इसके पहले प्रोफाइल के ऊपर कोई ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर आप इस बात को जज कर सकते हैं कि ये किस तरह का इरादा रखता है। अब्दुल्ला हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो यहाँ नहीं, आपको लेकर चलूंगी समंदर पर, जहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे जदीद जंगी जहाज तुगरल पहुंच चुका है और इंडिया में इस वक्त खुलबली मची हुई है। ब्रेक के बाद देखिए। तुगरल नाम है दहशत का, खौफ का, समंदर को चीरते हुए दुश्मन के पैरों के नीचे से जमीन निकाल देने वाला। ये है PNS तुगरल। भारत में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है क्योंकि पाकिस्तान, वो चाहे ज़मीन में हो, चाहे आसमान में हो, चाहे समंदर में हो, दुश्मन को पिनपने नहीं देता, सांस नहीं लेने देता। और अब जब ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाला जहाज़ पाकिस्तान के बहरी बेड़े में शामिल हो गया है तो दुश्मन पर तो लर्जा तारी होना ही था। दुश्मन के हाथ सफ़े मातम तो बिछनी ही थी। लेकर चलती हूँ आपको अंदर, जो पासबान मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की दिफा में समंदरों के महाफिज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे जदीद जंगी बहरी जहाज़ की तरफ तो आपको लेकर जा रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मज़ीद शाहकार भी हैं जो आज इस बहरी बेड़े में शामिल हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले ज़रा इस PNS तुगरल का विज़िट करते हैं, यहाँ पर क्या कुछ है वो आपको दिखाते हैं। जहाज़ पर आते ही मेरे सामने फ़्लाइट डेक मौजूद है और साथ साथ मेरे सामने लेफ्टिनेंट कमांडर सज्जाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन बोर्ड PNS तुगरल। थैंक यू सर। फर्स्ट टाइप 054 अल्फा पापा फ्रिगेट ऑफ पाकिस्तान नेवी। आइए हम आपको जहाज़ का विज़िट करवाएं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो सारी चीज़ें आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक, जो एक मुसलमान की, एक मोमिन की शान होती है, बहादुरी, जुर्रत, दलेरी, उसके बारे में जो अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान पाक में फरमाया, या फिर आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक, वो उस जज्बे को मज़ीद बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और भी तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है। ये बिल्कुल, इसमें आपने ठीक फरमाया। तो इसी तरह जहाज़ का मोटो भी अभी आपके सामने है कि वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इस सूरह हूद की 88 आयत है जो जिसका मफ़हूम है कि मेरी तौफीक अल्लाह की तरफ से है। और ये जहाज़ की कैपेबिलिटी जितनी भी हो, लेकिन जब तक अल्लाह की तौफीक हमारे साथ नहीं होगी तो मोमिन बिल्कुल जहाज़ पे उस तरह से निकल नहीं पाता। खूबसूरत बात। फोर्सेस की लाइफ आसान नहीं होती और यहाँ पर आकर मुझे ये मालूम होता है, ये एहसास होता है, अपने अंदर भी वो जवानों वाला जज्बा महसूस होता है। जी, सबसे पहले हम आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर की कैबिन में लेके जाते हैं। दिस इज आवर कैप्टन्स कैबिन। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम ऑन बोर्ड तुगरल। थैंक यू। आइए प्लीज। ये तुगरल, ये क्या है, इसकी क्या तारीख है? इससे पहले भी आई थिंक तुगरल नाम से पाक बहरिया में जहाज़ है, ये एक और है, इसकी सिर्फ हिस्ट्री बताइए। जी, ये आजकल काफ़ी लोगों की दिलचस्पी का बायस भी होगा। तो तुगरल ये पाकिस्तान नेवी का 3rd शिप है जिसका नाम तुगरल रखा गया। जो फर्स्ट शिप था तुगरल वो 1950s में कमीशन हुआ था पाकिस्तान नेवी में, और जो सेकंड था वो 1980 में हुआ था और वो 2001 तक उसने पाकिस्तान नेवी में सर्विस दी, और दिस इज़ दी 3rd शिप। और इस नाम की तारीख कुछ ऐसे है कि सुल्जुक सल्तनत की बुनियाद तुगरल बे ने रखी थी। ये 11th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक, जो अभी प्रेजेंट डे ईरान, इराक, सीरिया और पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे टर्की है, इस पे वो मुहित थी और वो अपने ज़माने का मिलिट्री जीनियस कहलाता था। तो पाकिस्तान नेवी ने उसी के नाम पे फर्स्ट टाइम 1950s में तुगरल नाम रखा। कैप्टन शाही, इसकी क्या खुसूसियात हैं, क्या क्या ये कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मल्टी मिशन कैपेबल शिप है
एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इसके अलावा लैंड अटैक वॉरफेयर में भी ये स्पेशलिस्ट है। हमारे पास लॉन्ग रेंज डिटेक्शन की कैपेबिलिटी मौजूद है, जिसमें हम एरियल टारगेट्स को डिटेक्ट ना सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि उनको डिस्ट्रॉय करने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। उसके अलावा सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल से लेस है ये जहाज़, लॉन्ग रेंज एंटी सरफेस के लिए और लैंड अटैक के लिए। और आप दोस्त को डिटेक्ट करने की और डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि नेवल वॉरफेयर की तकरीबन तमाम रोल्स ये जहाज़ बखूबी अंजाम दे सकता है तो बेजाना हो। ये माशाल्लाह पाकिस्तान नेवी का इस वक्त टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस्ड और एक जिसको मैं कहूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले जो हमारे पास शायद वो टेक्नोलॉजी उस लेवल की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी जो इस शिप के आने से हमें अवेलेबल हुई है। और दुश्मन क्योंकि आपको को अंदाज़ा है कि उसने अपने नेवी पे बिलखुसूस बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की है गुज़श्ता 2 दहाइयों में, और उसने एक एज हासिल करने की कोशिश की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुगरल की कमिशनिंग से और हमारे और जदीद प्लेटफॉर्म्स की कमिशनिंग से हमने ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखा है, बल्कि मैं कहूँगा कि हमें एज हासिल हो गया है। वाओ ग्रेट सर। आप दोस्त की आपने बात की तो आप दोस्त भी शामिल होनी है बहरी बेड़े में, वो भी आ रही है सर? कितनी आप दोस्त आ रही हैं? जी, इससे तुगरल क्लास शिप्स के ये दिस इज़ द फर्स्ट शिप। इसके बाद 3 और जहाज़ इस तरह के हमारे फ्लीट में शामिल होंगे। उसके अलावा हमारे पास सबमरीन्स के इंडक्शन का भी प्रोग्राम है। सर अभी हम चाइना से जहाज़ ये एक आ गया है मज़ीद 3 फ्लीट में शामिल होने, लेकिन क्या हम खुद इस पर काम कर रहे हैं कि मुस्तक़बिल करीब में हम खुद इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हों? जी बिल्कुल। पाकिस्तान नेवी ने इससे पहले कराची शिपयार्ड में शिप की कंस्ट्रक्शन भी की है और हमारा डिज़ाइन हाउस भी काम कर रहा है, और एक फास्ट अटैक क्राफ्ट मिसाइल अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है जो जल्द हमारे बेड़े का हिस्सा होगी, जो कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में डिज़ाइन हुई है। और इस लेवल का जहाज़ की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान नेवी इस लाइन पे काम कर रही है, जो कि बहुत जल्द आप ये खबर सुनेंगे कि हमारे अपना डिज़ाइन करदा शिप और बना हुआ हमारे फ्लीट का हिस्सा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। हम चलते हैं ज़रा मज़ीद आगे। और अब जहां मैं आपको लेकर आई हूं, ये जगह कहलाती है ब्रिज, जहां समंदरों के पासबान समंदरों को चीरते हुए दुश्मन तक पहुंचते हैं, समंदरों के अंदर रास्ते तलाश करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है लेफ्टिनेंट कमांडर आयत। अस्सलाम वालेकुम। I'm so sorry आप कुछ कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, बट मुझे ये जगह देखनी थी, दिखानी थी और आपसे पूछना था कि लोग तो सैटेलाइट के थ्रू आसमानों में रास्ते तलाश करते हैं, ज़मीनों पे सड़कें बनती हैं, समंदर में कैसे आप रास्ते निकालते हैं भाई? जी, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। अभी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स और जीपीएस वगैरह आ गए हैं, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जिसकी वजह से आपको लाइव सैटेलाइट के थ्रू पोजीशन मिलती रहती है। तो जब हम सी में जाते हैं तो हमारे पास जीपीएस होते हैं, जिस तरह हमारी पुरानी नेविगेशंस होती थी सितारों की मदद से, वो वाले आलात भी हम अपने साथ रखते हैं एज ए स्टैंड बाय। बट बेसिकली हम जो जदीद आलात हैं जिसमें जीपीएस आ जाता है, बेदू सैटेलाइट नेविगेशन करते हैं, और ये इसको पिलोरस बोलते हैं, जो कि आपके जैरोज हैं जो आपको सी के अंदर डायरेक्शंस देते हैं 360, तो हम उसकी मदद से रास्ते तलाश। अच्छा, ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी या इस तरह का भी आप लोगों का कोई सिस्टम के दुश्मन के रडार में आए बगैर कहीं से भी, जैसे हम सड़कों पर करते हैं अमूमन, चुपके से कहीं से निकल जाते हैं, तो ये हम शिप के जरिए भी ऐसा हो सकता है? जी ऐसा ही है। जो पीएनएस तुगरल है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे बेस करता है, जिसकी मदद से इसका जो सिग्नेचर है वो रडार में कम आता है। सितारों के बारे में आपने बात की कि वो वाला सिस्टम भी, वो वाली टेक्नोलॉजी भी अभी आप लोग साथ कैरी कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या उसकी भी ट्रेनिंग अभी भी होती है कि कहीं आपको सैटेलाइट नहीं मिल रहा है या कहीं आपके दीगर टूल्स काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अगेन वो चांद एंड सितारों के साथ रास्ते तलाश करें? जी बिल्कुल। हमारी जब बेसिक ट्रेनिंग होती है, जब हम डिपार्टमेंटल ऑफिसर टाइम की ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके अंदर हमें एस्ट्रो नेविगेशन, जो कि बेसिकली इसी के नॉलेज के ऊपर होती है, तो उसकी तालीम दी जाती है, जिसके अंदर डिफरेंट बुक्स हैं जिस पे जदीद टाइम की उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की होती हैं, सितारों की और रखी होती है, और उसके अलावा सेक्सटन और इस तरह के आलात हैं जिससे हम स्टार्स को शूट करते हैं और उसके बाद उसकी कैलकुलेशंस करते हैं और अपनी पोजीशन को आप चार्ट के ऊपर या किसी चीज़
चीज़ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हम एज ए स्टैंड बाय मीन रखते हैं। ये तो आपने बताया कि आपको नेविगेशन सिस्टम में ये टूल के तौर पर ये आपको हेल्प करता है, लेकिन ये इतने सारे मॉनिटर्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं और स्पेशली ये स्टीयरिंग गाड़ी में तो होता है, ये क्या और शायद क्या गियर वियर भी है साथ में? नहीं, ये स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है। तो आप इसके ज़रिए से जहाज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ डेडिकेटेड एक सिपाही बैठता है जो कि एक ऑफिसर ऑफ द वॉच उसको डायरेक्शंस दे रहा होता है। इस कमरे से आप लोग जहाज़ की मूवमेंट, उसका कंट्रोल, ये सब कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपका जो दुश्मन के लिए कमरा है वो दूसरा है, वो कहीं और है। जी, जिस तरह आपका एयरफोर्स के अंदर आपका कॉकपिट होता है, ये जहाज़ का नेवी के जहाज़ के लिए उसको ब्रिज बोलते हैं। तो आपकी सारी कंट्रोल जो प्रोपल्शन वगैरह वो यहाँ से। ऑलराइट। और अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, लड़ाई हो रही है, दुश्मन के ऊपर वार किया जा रहा है, तो आपका कंट्रोल आपका उस रूम के साथ? जी, हम यहाँ से हमारी कम्युनिकेशन होती है, हम कोऑर्डिनेट करके जो भी है काम। ओके, थैंक यू लेफ्टिनेंट कमांडर आयत। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, इसी बहरी बेड़े में कुछ हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हुए हैं और जहाँ से हम आए थे वहाँ पर हेलीपैड भी है, तो हेलीकॉप्टर्स की तरफ चलते हैं। मेरे अक़ब में जो हेलीकॉप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी तुगरल के साथ ही पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में इंडक्ट हुए हैं। अब इस पर भी बड़ा शोर मचा हुआ है भाई भारत में। एक तो तुगरल की हैबत, तुगरल का खौफ, फिर उसके साथ साथ ये हेलीकॉप्टर भी। तो मेरे साथ यहाँ पर कमांडर अरसलान मौजूद हैं, वो मुझे बताएंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों इतना शोर मचा हुआ है। मैम, ये पाकिस्तान नेवी के सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं। ओके। दे आर यूज्ड इन एंटी सबमरीन एंड एंटी शिप रोल। इसके अलावा कमांडो इंसर्शन। अभी रिसेंटली हमने 10 हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये और एक्वायर किए हैं। इससे पहले भी हम लोग हेलीकॉप्टर्स हमारे पास थे, उसके बाद हमने 2 और लिए थे, जिसमें हम स्पेशल ऑपरेशंस भी करते हैं, एंटी शिप रोल में भी यूज़ करते हैं और एंटी सबमरीन रोल में भी इनको यूज़ किया जाता है। मैं इसके अंदर भी कमांडर साहब जाना चाह रही हूँ ताकि मैं ज़रा अंदर से भी दिखा सकूँ। दिस इज द कैप्टन सीट, दिस इज को-पायलट सीट। ओके। सामने इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं हमारे, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। These are the controls of the helicopter. हाँ। उसके अलावा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं ऊपर, इंजन कंट्रोल्स लगे हुए हैं ऊपर। इसके अलावा रियर सीट पे हमारा सारा टेक्निकल क्रू बैठता है, which controls the operations. जो मार धाड़ और लड़ाई वाला सिलसिला है वो वहाँ से ऑपरेट होता है और हेलीकॉप्टर यहाँ से ऑपरेट होता है। ओके। वो लेफ्टिनेंट कमांडर अदनान वो भी साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अटैक तो नहीं करेंगे? ऐसी पोजीशन पे, ऐसी सीट पे आप बैठे हुए हैं। सीट बिलाशुबा ये ऐसी ही है। हमारे पास यहाँ रडार है, बहुत पोटेंट रडार है। इससे बेसिकली आई कैन सी द पिक्चर ऑफ द होल सी। सी पे भले से वो सबमरीन अगर सरफेस हुई हुई है या शिप्स है, उसके खिलाफ आपको ये रडार बहुत कारगर साबित होता है उसके खिलाफ। इसके अलावा इसके साथ में मज़ीद अगर मैं मिज़ाइल अटैच कर लूँ तो मिज़ाइल पे अगर मैंने अटैक करना है तो वो भी इसी स्टेशन से उस पर अटैक किया जा सकता है। ये जहाज़ कैपेबल है मिज़ाइल साथ लेके जाने का और वी कैन डू बोथ। इसके अलावा इस जहाज़ में अगर आप मेरे साथ आएँ तो इधर हमारे पास विंचिंग स्टेशन है। इस स्टेशन से अगर आप इस विंच को देखें तो समुंदर में अगर आपने देखा हो कि ये देखें, ये साथ साथ ये देखें भी यहाँ पर समुंदर में अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स चाहिए, कोई सर्च एंड रेस्क्यू है, कोई बोट डूबी हुई है, कोई बंदे डूबे हुए हैं, उसे रेस्क्यू करने के लिए फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये उनके ऊपर जाता है। कई दफ़ा हमने इंटरनेशनली भी इसे कवर किया है। कोई बोट SAR में हो या किसी बोट को असिस्टेंस दरकार हो, हमने उन्हें खाने पीने की चीज़ें भी प्रोवाइड की हैं। हमने बंदों को भी बहुत दफ़ा इसके ज़रिए रेस्क्यू किया जाता है। इसके बिल्कुल साथ हमारे पास स्टेशन अवेलेबल है जहाँ रोप्स के ज़रिए यहाँ रोप लटकाते हैं और कमांडोज की इंजर्शन और एक्सट्रैक्शन होती है। इस जहाज़ में हमारे पास 25 से ज़ायद कमांडोज बमा सामान के हम उन्हें लेके जा सकते हैं और 25 कमांडोज किसी भी ऑपरेशन के लिए मैं ये समझता हूँ इंतहाई कारगर हैं और हम वक्त तैयार हैं। सलाम पेश करते हैं हम फोर्सेस के जवानों को जो कि छोटी छोटी सी सीट्स पे बैठते हैं लेकिन उन सीट्स से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं। यही वजह है कि दुश्मन के ऊपर हैबत तारी है कि एक तो पाकिस्तान फोर्सेस का अज़्म, जुनून और फिर वो जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होते जा रहे हैं। सो जाहिर सी बात है दुश्मन पर तो हैबत तारी होनी ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने